नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व में वो शिरकत करेंगे। अयोध्या पर्व की दिल्ली में आज हो रही है शुरुआत और इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। तो आज दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री धामी और यहाँ पर अयोध्या पर्व में शामिल होंगे और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है दिल्ली दौरे के दौरान। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी हैं और यहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में अयोध्या पर्व का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार माफ कीजिएगा दिल्ली दौरे पर और यहाँ पर अयोध्या पर्व में वो शामिल होंगे। आप सबसे पहले बताइए कि अयोध्या पर्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। कब तक इसका आयोजन होगा, कितने समय तक ये चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है, करीब करीब 10 से 15 मिनट के अंदर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो सीधे उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो 4 बजे अयोध्या पर्व में हिस्सा लेंगे और वहां पे एक उद्घाटन होगा, भव्य उद्घाटन होगा। उसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और अयोध्या पर्व की अगर हम बात करें तो अयोध्या पर्व 3 दिनों तक दिल्ली में राजघाट के अंदर मनाया जाएगा। और अयोध्या पर्व में सबसे बड़ी बात है कि चंपत राय मौजूद होंगे। इसके अलावा जो सतीश शर्मा है उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं वो मौजूद होंगे। इसके अलावा तमाम जो साधु संत हैं अयोध्या से जुड़े हुए बड़े संत हैं वो इस अयोध्या पर्व में जुड़ेंगे। आज कुछ लोगों के कार्यक्रम तय किए गए हैं, कल भी ये कार्यक्रम चलेंगे और पूजा पाठ के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के समापन के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे और इसका समापन करेंगे। तो निश्चित तौर पे अयोध्या पर्व पहले भी मनाया जाता रहा है दिल्ली में। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो तय की गई है और निश्चित तौर पे अयोध्या से सांसद है लल्लू सिंह, वो इसकी जिम्मेवारी निभा रहे हैं और तमाम कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वो भी देर रात दिल्ली पहुंचे हैं और पूरी तरीके से अयोध्या पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सबसे खास बात है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पर्व के लिए तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा संभव है कि वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करें और कई मंत्रालयों को लेकर उत्तराखंड में कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर स्वीकृति लेनी है केंद्रीय मंत्रियों से। इसके अलावा जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं या संगठन से जुड़े हुए जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हो सकती है। तो दौरा काफी अहम है, पर्व को लेकर भी है और निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकात होगी उसको लेकर भी काफी अहम दौरा माना जा रहा है। जी पीयूष, आप ये भी बताइए कि अयोध्या पर्व में पुष्कर सिंह धामी के अलावा और कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए नित्य गोपाल दास जो संत हैं अयोध्या के वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा चंपत राय जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं वो शामिल होंगे। कई वरिष्ठ पत्रकार भी इसमें शामिल होंगे, उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा अयोध्या से जुड़े जो बड़े साधु संत हैं वो मौजूद होंगे। सबसे खास बात है कि जो रमेश विधूड़ी है भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में सांसद हैं वो भी एक उद्घाटन करेंगे, सीता रसोई का उद्घाटन सतीश शर्मा जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वो करेंगे। और भी तमाम जो कार्यक्रम है उनका उद्घाटन किया जाना है। ये कार्यक्रम जब शुरू होंगे थोड़ी देर में और करीब करीब 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 6 बजे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अयोध्या की थीम रखी गई है, अयोध्या की जो झलक है वो इस पूरे अयोध्या पर्व में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो केंद्रीय कुछ मंत्री हैं उनके भी आने की संभावना है। हालांकि कुछ नाम तय हैं वो ही आज इस कार्यक्रम में आएंगे। अयोध्या से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो भी अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं और वो भी इस अयोध्या पर्व में शामिल होंगे। और तमाम जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, पूजा पाठ के भी कार्यक्रम अयोध्या पर्व को देखते हुए तय किए गए हैं। चूंकि आज हनुमान जयंती भी है तो इसको लेकर भी खास तैयारी इस पर्व में की गई है। जी, मतलब खास तैयारियां की गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा तमाम और लोग भी शामिल हो सकते हैं। चलिए पीयूष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से भेंट की। सभी ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं को बताया है, उनको अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से भेंट की और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को तमाम जो समस्याएं हैं लोगों की, उनको लेकर निर्देश दिए हैं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के जो निराकरण है वो जल्द से जल्द हो और राज्य सरकार निराकरण के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉक स्तर की समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही हो जाना चाहिए। जनता को अपनी अपनी समस्याओं के हल के लिए परेशान ना होना पड़े, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आवश्यक देहरादून ना आना पड़े लोगों को बेमतलब में। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमने प्रदेश की जनता से जो भी वायदे किए हैं तथा राज्य के विकास के लिए जो भी संकल्प लिए हैं उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं और शिकायतों का रिकॉर्ड रखने और उन पर कार्रवाई का फॉलोअप रखने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताई और यहां पर मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों की समस्याओं को सुना, एक एक इंसान की समस्या को सुना। इसके अलावा उनके जो भी उनकी समस्याएं थी उसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है मुख्यमंत्री ने कि सभी की समस्याओं का निराकरण किया जाए। प्रदेश स्तर की सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए बोला गया है। और इसके अलावा सीएम ने कहा कि जिला स्तर की जो समस्याएं हैं वो जिला स्तर पर उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए और ब्लॉक स्तर की जो समस्याएं हैं लोगों की उनको ब्लॉक स्तर पर ही सुलझाया जाए, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए सीएम धामी ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। जनता दरबार सीएम धामी ने लगाया जहां पर तमाम फरियादी पहुंचे, तमाम समस्याएं उन्होंने अपनी लोगों ने जाके सीएम धामी को सुनाई हैं। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाएंगे, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल को सुबह सीएम धामी देहरादून से करेंगे शुभारंभ। प्रदेश की सभी 95 ब्लॉक 7 नगर निगम में होगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन। 11 नगर पालिका परिसर में भी एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला लगेगा। 18 से 22 अप्रैल तक राज्य भर में आयोजित होगा स्वास्थ्य मेला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन सिंह रावत ने ये सभी बातें कही हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा, एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा और इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। 18 से 22 अप्रैल तक राज्य भर में आयोजन इसका किया जाएगा स्वास्थ्य मेले का। धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मेले को लेकर आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाने की भी बात उन्होंने कही है और इसी को ध्यान में रखते हुए मेले का भी आयोजन किया जाएगा। में हमारे माननीय सांसद लोग, हमारे माननीय विधायक लोग, हमारे सभी मंत्री और जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारे विभाग के सभी लोग उसमें रहने वाले हैं। सभी जिलाधिकारियों को और सारे सीएमओ को यहाँ से हमने निर्देश दिए हैं कि मेले बहुत अच्छे होने चाहिए और इन मेलों का उद्घाटन जो है हमारे मुख्यमंत्री जी 18 तारीख को 10:30 बजे रायपुर में जो ब्लॉक हॉल है, हाँ, वहाँ से जो है शुभारंभ करेंगे और पूरे प्रदेश में लगभग 110 से ज़्यादा मेले जो है आयोजित किए जाएंगे। उनकी लिस्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ, कौन किस मेले में जाएगा ये भी हमने बना दिया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें राज्य के 6 विभाग भी भाग लेंगे। स्वास्थ्य विभाग तो लेगा, उसमें रहेगा ही रहेगा, पंचायती राज विभाग भी रहेगा, शिक्षा विभाग भी रहेगा, संस्कृति विभाग भी रहेगा, आयुष विभाग भी रहेगा। ऐसे 6-7 विभाग इसमें जोड़े गए हैं और चीफ सेक्रेटरी ने भी इनके सबकी बैठक ली है। और मैं कह सकता हूं कि पहला इवेंट ऐसा है जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारों लोगों को एक बड़ी राहत मिल जाएगी मेलों में। और इन मेलों में हर प्रकार की सुविधा देने के विषय हमने रखा है, जांच से लेके वहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड बनाने से लेके जो सारी चीज़ें रखी हैं
लगभग 22-23 बिंदुओं पे वहाँ पे पूरा चेकअप भी होगा और लोग भी आएंगे और उसके प्रचार प्रसार के लिए हर मेले के लिए 2-2 लाख रुपए यहाँ से दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम का देहरादून दौरा। आपको बता दें कि दोपहर बाद देहरादून पहुंच रहे हैं दुष्यंत गौतम। बीजेपी की हारी हुई सीटों पर करेंगे समीक्षा बैठक। अनुशासन समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे दुष्यंत। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दोपहर बाद देहरादून पहुंच रहे हैं दुष्यंत और यहां पर अनुशासन समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रितु खंडूड़ी को पुष्प गुच्छ देकर उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उन्होंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बताया कि उनकी उत्तराखंड स्पीकर पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने इसी वजह से शिष्टाचार भेंट की थी। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उत्तराखंड राज्य एवं विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विषयों पर बातचीत भी उन्होंने की है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान सदन संचालन एवं विधायी कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला है। देहरादून में महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया और उनका पुतला दहन किया। उनका कहना है कि मंत्री गणेश जोशी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ऊपर की गई टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है और क्योंकि देश की सेवा व भारतीय राजनीति में नेहरू समेत गांधी परिवार का लंबा इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण शामिल है। आपको बता दें कि जिसकी वो समय समय पर खुद मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने मास्टर प्लान के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। पीएमओ उप सचिव मंगेश ने बद्रीनाथ मंदिर परिसर, माड़ा बाईपास, बद्रीशबा, शेष नेत्र झील, अलकनंदा नदी तटों समेत इसके अलावा साकेत तिराहा अस्पताल, बस स्टैंड समेत आसपास के स्थलों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। उन्होंने प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की। साथ ही समय पर कार्य पूरा होने और मैन पावर व मशीन बढ़ाने की निर्देश जो थे वो भी दिए। इसके अलावा और अन्य जो तमाम जरूरी दिशा निर्देश थे वो भी इस दौरान उन्होंने दिए। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतों को आपको बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उसी दिशा में THDC इंडिया लिमिटेड ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी के बाद अब राजस्थान सरकार के सहयोग से कंपनी इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके लिए कंपनी ने 10,000 मेगावाट क्षमता की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ करार किया है। अब पार्क विकसित करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन किया जाएगा, जिसके जरिए पार्क को डेवलप करने की गतिविधियों को तेज किया जाएगा और आगे इसको तेजी से बढ़ाया जाएगा। पार्क बनने से राजस्थान में करीब 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। राजीव विष्णु हूँ और मैं THDC का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हूँ। और आज THDC के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जब THDC का जन्म हुआ था 34 साल पहले, हमने जब टिहरी परियोजना बनाने के लिए THDC बनाई थी, उसके बाद वो एक बहुत बड़ी परियोजना हमने बनाकर उसको संचालित किया और आज उस चीज़ को संचालित करते हुए हमारे पास 16-17 साल हो गए हैं। उसके बाद हमने छोटी छोटी कई परियोजनाएं बनाई, लेकिन अब ये 10,000 मेगावाट का जो हमने एक अपने लक्ष्य अपने साथ लिया है और राजस्थान सरकार को हमने इसमें अपना हिस्सेदार बनाया है, ये बहुत बड़ा अवसर है THDC की यात्रा में। जो एक हमारी ग्रोथ जर्नी है, इसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है।
कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से मैं यहाँ उपस्थित हूँ और टीएचडीसी के साथ हमने जो यूएमआरईपीपी योजना के तहत 10,000 मेगावाट का ये एमओयू साइन किया है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। देश में इतनी बड़ी सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी का एमओयू ये पहला एमओयू है। राजस्थान को प्राकृतिक रूप से बहुत सारे लाभ हैं। वहाँ सौर ऊर्जा का जो औसत इंसोलेशन है वो राज्य में पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, 5.72 यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो उस हिसाब से टीएचडीसी के लिए भी लाभ का सौदा है, हमारे लिए भी टीएचडीसी की एक्सपर्टीज़ और इनका अनुभव, उस दोनों का फ़ायदा होगा। तो ये एक तरह से 1+1 करके जो बनेगा, सिनर्जी की बात है, हाई सिनर्जी का इशू आ जाएगा। लालकुआं में 18 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक विशाल कैंप लगने जा रहा है। जिले के तमाम विभाग इस कैंप में हिस्सा लेंगे और अपने अपने स्टॉल लगाएंगे। कैंप में जनता को जागरूक करने के साथ ही उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। बता दें कि नैनीताल के डीएम और लोकसभा सांसद समेत लालकुआं विधायक भी कैंप में शामिल होंगे। इस कैंप में लोगों का चेकअप किया जाएगा, उनको तमाम तरह की बीमारियों से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी, उनको जागरूक किया जाएगा। कैंप तथा ब्लड प्रेशर और शुगर, कैंसर, इसकी जांच के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारियाँ दी जाएंगी। योगा का कार्यक्रम किया जाएगा और एक वॉलीबॉल युवा कल्याण की तरफ से वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। कठपुतली एक डांस की तरफ से एक लोगों को जन संदेश दिया जाएगा स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जो भी होगा। और इसके अलावा अन्य विभागों से भी हमारे कार्यक्रम होंगे। आँखों की जांच होगी, हमारे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम होंगे और इम्यूनाइजेशन, नॉर्मल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम होंगे तथा HIV, एड्स, टीबी, जितने भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उन सभी लोगों के स्टॉल लगेंगे और उससे जनमानस को अधिक से अधिक संख्या में लाभ दिया जाए। पौड़ी में नगर पालिका की सराहनीय पहल देखने को मिली है। ग्रामीणों को शुद्ध पानी मुहैया करवाने के लिए जिले के अलग अलग जगहों पर पानी के एटीएम लगवाए जा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय जनता समेत बाहर से आए पर्यटकों को पीने का शुद्ध पानी, साफ पानी मिल सकेगा। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम का कहना है कि पानी के एटीएम के लिए उनकी तरफ से शासन से आग्रह किया गया था और उनके आग्रह पर ONGC और CSR फंड से ये एटीएम लगवाए जा रहे हैं। 3 जगह हमारे एटीएम लग रहे हैं। एक तो कंडोलिया मैदान के सम्मुख लग रहा है, एक रामला मैदान के सम्मुख, एक एजेंसी में, और चौथी जगह स्टेशन पे, क्योंकि सुलभ जगह नहीं मिल पा रही है और स्टेशन में लगना ज़रूरी था। हालांकि वहाँ पर पानी की टंकी अभी है तो उसमें हम सुचारू पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। फिलहाल शहर के अंदर 3 जगह हम पानी के एटीएम लगा रहे हैं। जल संस्थान उसमें पानी के कनेक्शन जोड़ेगा और विद्युत विभाग उसमें जो है बिजली का संयोजन देगा। तो नगर पालिका अपने प्रयास से शासन के साथ सहयोग लेकर, सरकार हमें सहयोग कर रही है, तो निश्चित रूप से ये साल जो है नगर पालिका के लिए और पौड़ी के लिए और बेहतर होगा। और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर शादी के दौरान हंगामा हो गया जब एक महिला ने दूल्हे की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि दूल्हे की दूसरी पत्नी थी और दूल्हा राजा तीसरी शादी करने जा रहा था। इसी वजह से दूसरी पत्नी ने दूल्हे को सबके सामने चप्पलों से जमकर धूल दिया। पूरा मामला गदरपुर थाना क्षेत्र का है। गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में शादी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से चल रहा था। धराती और बाराती सभी मस्ती में नजर आ रहे थे। बारात चढ़ाई के बाद सालियां दूल्हे का स्वागत कर रही थीं। दूल्हा भी रिबन काटने वाला था और तभी ये हंगामा हो गया। दूल्हे राजा पर महिला ने चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी। महिला ने चप्पलों की बरसात उस पर कर दी। दरअसल यूपी के मुरादाबाद जिले के रहने वाले मदन उर्फ बंटी का रिश्ता गदरपुर की रहने वाली एक लड़की से तय हुआ था। मदन शुक्रवार को परिवार के साथ बारात लेकर गदरपुर पहुंचा था, लेकिन फेरे लेने से पहले ही कीर्ति सैनी नाम की एक युवती शादी समारोह में पहुंची और उसने हंगामा काट दिया। दूल्हे की उसने जमकर कुटाई कर दी। कीर्ति सैनी के साथ उसका भाई भरत सैनी भी मौजूद था। बाइट कर इसकी। तुम्हारी अभी शादी नहीं है, मेरे को तो। मैं मथुरा के रहने वाली हूँ, नाम कीर्ति सैनी है और मुरादाबाद मेरी शादी हुई थी। ये
मुरादाबाद कांट में ये मारपीट करता है, दान दहेज की। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम मदन कुमार उर्फ बंटी है। आज क्या मामला हो गदरपुर में जो आप? गदरपुर में हम सर हमने जासूस लगाए थे। जासूस लगाए थे हमने 1 महीने पहले से लग रहे हैं, और इसकी हरकतों को देख के हमें पता चला कि ये इस तरीके से ड्रामा हो रहे हैं, तो जासूस लगाए थे। उनकी खबर से हमें पता चला कि ये यहाँ शादी कर रहा है, तो हम रात के चले हुए अब सुबह तक पहुँचे हैं। फिर हमने पता किया है तो यहाँ शादी हो रहा है। दहेज मांगता है, 5-6 लाख रुपए की डिमांड करता है, और गाड़ी गाड़ी 4 व्हीलर कभी कुछ मारता पीटता है पूरी फैमिली। ये लड़का आज यहाँ पे क्या कर रहा था? ये शादी करने आया था यहाँ पे लड़की के साथ। सर मामला ये है, मेरी बहन की शादी 27 अप्रैल 2021 को हुई थी। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है सर, और इसको लिवाने नहीं आता था। 4 लाख रुपए मांगता था, कभी गाड़ी मांगता था। उसके बाद में 10 दिन के बाद में डिमांड स्टार्ट हो गई सर इसकी। उसके बाद में सर ये अभी तक लिवाने नहीं आया। 2 बार जा चुकी लड़की से घर पे, उसको तीसरी बार लिवाने नहीं आया। उसके बाद सर हमको इसकी हरकत मालूम पड़ी। उसके बाद हमने जासूस चलाया इसी गाँव में, और जासूस लगाने के बाद में सर हमको पता चला कि शादी कर रहा है आज। लड़का मुरादाबाद क्या कहाँ का रहने वाला है? मुरादाबाद तहसील कांट, ग्राम फतापुर। तो आज गदरपुर में आए हैं, पुलिस को सूचना दी थी आपने? जी सर, पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस तत्काल आई है, और सर ये मौके पकड़ा गया रंगे हाथ। लालकुआं के मोट हल्दू में स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर करीब 108 एम्बुलेंस खड़ी हैं। ये सभी गाड़ियां कई सालों से अस्पताल के कंपाउंड में खड़ी हैं, पर इनको हटाने के लिए विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। बता दें कि सरकार से पहले ये गाड़ियां किसी कंपनी की थी, और कंपनी का सरकार से टेंडर हटने के बाद गाड़ियां धूल फांक रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमने अपने उच्च स्तर से विभाग को पत्र लिखकर इन गाड़ियों को हटवाने की मांग की है, पर अब तक कोई इन पर सुनवाई नहीं हो पाई है।